देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। आज बात करने जा रहे हैं चाइना के उस खुराफात की जिससे पूरी दुनिया उसके खतरे की जद में है। जी हां, दुनिया पर इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इस बार तबाही का सेंटर कोई और नहीं बल्कि बीजिंग है। जी हां, सुपर पावर बनने की सनक में डूबी चीन दुनिया से छुपकर तबाही का ऐसा सामान तैयार कर रहा है। पूरी मानवता पल भर में राख हो सकती है इस खतरनाक हथियार से। शी जिनपिंग की सेना ने अब सीधे तौर पर परमाणु और केमिकल वॉर यानी रासायनिक युद्ध की खौफनाक तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, यह सिर्फ चीन खुद को विनाश के लिए तैयार नहीं कर रहा, बल्कि बड़ी बात यह है वो अब दूसरों को भी महाविनाश के ये गुण सिखा रहा है। एक बेहद गुप्त और सनसनीखेज रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है कि चीन अपने सुपर सीक्रेट ठिकानों पर रूसी सैनिकों को बुलाकर सबसे घातक और जानलेवा मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। रूस की मजबूरियों का फायदा उठाकर ड्रैगन उन्हें रेडिएशन और जानलेवा केमिकल हमलों से निपटने के साथ साथ उनके इस्तेमाल के तरीके भी सिखा रहा है। इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ रूस के ही एक लीक हुए सीक्रेट सरकारी दस्तावेज से हुआ है। चीन में जो हुआ कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि दुनिया को राख के ढेर में बदलने की क्रूर साजिश थी। चीन अब तक दुनिया के सामने खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन इस लीक दस्तावेज ने ड्रैगन की चालाकी का सरेआम पर्दाफाश कर दिया है। जी हां, पश्चिमी देश इस खुलासे के बाद से टेंशन में है। इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन बंद कमरों में सीक्रेट बंकर्स में जिनपिंग और पुतिन की सेना मिलकर क्या खिचड़ी पका रही है, आइए सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। कुछ सवाल हैं। जी हां, ड्रैगन की डर्टी गेम को लेकर इंडिया न्यूज के सवाल हैं दर्शकों, और फिर इन्हीं सवालों पर हम चर्चा आगे करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या चीन दुनिया में छुपकर महाविनाश की तैयारी कर रहा है? सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। सवाल नंबर 2, रूसी सैनिक को दी जा रही केमिकल वॉर ट्रेनिंग के पीछे चीन का मकसद क्या है? यह बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। रूसी सैनिकों को दी जा रही केमिकल वॉर ट्रेनिंग के पीछे चीन का चाहे जो भी मकसद हो, लेकिन चीन जो इस वक्त कर रहा है, जिस तरह की प्लानिंग कर रहा है, क्या चीन खुद को सुपर पावर बनाने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या रूस की मजबूरी का फायदा उठाकर चीन एक षड्यंत्र कर रहा है, एक जाल बुन रहा है? और क्या ड्रैगन तीसरे विश्व युद्ध की जहरीली स्क्रिप्ट लिख चुका है, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं? क्योंकि परमाणु सुपर पावर बनने के बाद केमिकल वॉर में जाना बहुत खतरनाक, बहुत घातक होगा। जी हां, पुतिन जिनपिंग का केमिकल प्लान क्या है दर्शकों? पहले ग्राफिक के जरिए मैं वो कंटेंट आपको बताता हूं, फिर 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में दावा क्या किया गया है? अगस्त 2025 में रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने जारी किया था इंटरनल डॉक्यूमेंट। आदेश में लिखा, रूसी सेना का स्पेशल डेलीगेशन चीन जाएगा। रशियन सेना का स्पेशल डेलीगेशन चीन जाने की बात थी। दावा नंबर 3 जो इस रिपोर्ट में, जो लीक रिपोर्ट है जिसमें बात कही जा रही है, चीन में पीएलए के ठिकानों पर ट्रेनिंग के लिए 200 रूसी सैनिकों को बाकायदा बुलाया गया था। इनका एक उनकी ब्रिगेड तैयार हुई थी 200 सैनिकों की, जो ट्रेनिंग के लिए वहां जाने वाले थे। जी हां दर्शकों, दावा नंबर 4 क्या है? नवंबर 2025 से ट्रेनिंग शुरू हुई। सीक्रेट ठिकाने पर 3 हफ्ते का कोर्स भी चला। केमिकल और एटॉमिक वेपन्स को चलाने, उनको हैंडल करने की ट्रेनिंग का दावा किया गया है इस रिपोर्ट में। दावा नंबर 5, ट्रेनिंग का फोकस रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन से हमला और बचाव है। आखिर चीन तैयारी किस चीज की कर रहा है दर्शकों? यह बहुत खतरनाक है। दावा नंबर 6, चीनी इंस्ट्रक्टर ने रूसी सैनिकों को न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडल पर एक लेक्चर भी दिया है। ये जो डॉक्यूमेंट है दर्शकों, ये डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्टर कैसे काम करता है, उस पर एक बाकायदा ब्रीफिंग हुई। दावा नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, केमिकल रिकॉनिसेंस रेडिएशन से रिकॉनिसेंस वेंटिलेशन सिस्टम को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। अब समझिए केमिकल रिकॉनिसेंस होता क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध का सीक्रेट बंकर कहां बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, और आखिर उसके पीछे की मंशा क्या है चाइना और रशिया की, उस पर हम बात करेंगे। मकसद क्या है चीन का, आपको बता दें, चीन का मकसद नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ये ग्राफिक्स रासायनिक और परमाणु युद्ध में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहता है, क्योंकि आने वाले टाइम में साइबर जंग होगी, केमिकल वेपन जंग होगी, जिसका जिक्र है। चीन का मकसद नंबर 2, रूस को मोहरा बनाकर पश्चिमी देशों पर रणनीतिक दबाव बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। चाइना अमेरिका के विरोध नीति को लेकर विरोधी देशों का एक मजबूत सैन्य गुट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। चाइना यही तो करता है, गुटबाजी कर रहा है भारत के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, बाकी देशों के खिलाफ जो उसके दुश्मन है। दावा नंबर 4, रूसी सेना की युद्ध क्षमता का अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता है, यानी अब रशियन आर्मी को भी चाइना मैनिपुलेट करना चाहता है। चीन का मकसद नंबर 5, खुद को वैश्विक व्यवस्था का एकमात्र नया सुपर पावर बनाने की मंशा।
शी रखते हैं, शी जिनपिंग रखते हैं। तबाही के नए हथियारों का लाइव और सीक्रेट टेस्ट करना भी चाइना का मकसद है, जिसकी वजह से वो रशिया की पूरी मदद ले रहा है। 200 सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई है स्पेशल केमिकल वेपन चलाने की। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना एक तरफा और खौफनाक जो अपना दबदबा है वो बनाने और उसको मजबूत करने की कोशिश में चाइना लगा हुआ है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया कि कूटनीतिक तौर पर, सामरिक रूप पर किस तरह से चाइना खुद को एनहांस कर रहा है, लेकिन एक और जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपको मैं देने जा रहा हूं, पुतिन जिनपिंग का जो सीक्रेट लीक हुआ है वो क्या है, उसके बारे में जरा आपको बाकायदा डिटेल में बता दूं। जी हां, यूरोपीय संघ का दावा है कि सीक्रेट ट्रेनिंग चीन की नहीं, चीन की ही धरती पर हुई। ये काजा क्लास विदेश नीति प्रमुख ईयू ने बोला है, जो यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख हैं। चीन को बदनाम करने की घिनौनी साजिश है, ये विदेश मंत्रालय चीन का कह रहा है। ईयू का दावा है कि खुफिया नेटवर्क और पुख्ता कूटनीतिक सूत्रों से यह पुष्टि हुई है। चीन कहता है ये सारे आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। यूरोपियन यूनियन जो कह रहा है उनके आरोपों का जवाब चाइना दे रहा है। बारीकी से हिसाब लगा रहे हैं कितने गंभीर सैन्य और रणनीतिक नतीजे होंगे इस ट्रेनिंग के। चीन कहता है यूक्रेन संकट पर स्टैंड हमेशा से बिल्कुल साफ और न्यूट्रल रहा है हमारा। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन भी इस बात का दावा कर रहा है कि सीक्रेट ट्रेनिंग चीन की जमीन पर हुई, जहां पर केमिकल एटॉमिक वेपन्स की ट्रेनिंग की बात हुई। 200 सैनिकों को रशिया से सेलेक्ट किया गया था। तो क्या ये जो ट्रेनिंग हो रही है, क्या यूक्रेन पर हमले की तैयारी है? क्या ये केमिकल वेपन यूक्रेन पर रशिया बरसाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने सैनिकों को चाइना इन वेपन ट्रेनिंग के लिए भेजा था? जी हां, न्यूक्लियर केमिकल है क्या, उसका इंपैक्ट क्या है, आफ्टरमाथ क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, न्यूक्लियर पल भर में बड़े बड़े महानगरों को राख करने में सक्षम है, जबकि केमिकल वेपन हवा में घुलकर धीरे धीरे लोगों को मारता है। उनके दम घुटने लगता है, वो सांस नहीं ले पाते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स पैरालाइज हो जाते हैं। रेडिएशन से सालों तक लाइजाल बीमारियां होती हैं। केमिकल में त्वचा गलने लगती है, आंखें अंधी हो जाती हैं, बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। ये सिम्टम्स हैं अगर न्यूक्लियर वेपन होता है और केमिकल वेपन में फ़र्क मैं बता रहा हूँ। आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनके अंदर रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है, तो वो दिव्यांग पैदा होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है। लेकिन केमिकल वेपन के साथ क्या है कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता। चलिए, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब मेरे साथ हैं, डीआरडीओ के पूर्व डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हैं, इज अ फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर। सर ने बहुत सारे मिग उड़ाए हैं और इनके जो एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस के हिसाब पे हम पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वीएन झा सर, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूँ। चाइना ने 200-250 सैनिकों को स्पेशल केमिकल वेपन और जो मास डिस्ट्रक्टिव वेपन है, एटॉमिक वेपन्स की ट्रेनिंग दी है। ये रशियन सोल्जर्स थे जो चाइना की ज़मीन पर ट्रेनिंग ली है इन्होंने। अब यूरोपियन यूनियन को ये डर लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हुई थी, इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रशिया कर सकता है। सिर्फ रशिया ही नहीं, सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, चाइना ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पर किस तरह का खतरा आप देख रहे हैं अगर इस तरह की इनिशिएशन चाइना में हो रही है? सर, सवाल किससे था? सर आपसे पूछा था, झा सर, वीएन झा सर। सॉरी, आपकी आवाज में समझ नहीं आ रहा था, एक बार प्रश्न फिर से दोहराइए। ठीक है सर, मेरा सवाल यह है कि रशियन सोल्जर्स को चाइना ने जो केमिकल वेपन के लिए ट्रेनिंग दी है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ट्रेनिंग दी है, 200 खास सैनिकों को इसके लिए सेलेक्ट किया गया था और यूएन ये दावा कर रहा है कि बहुत मुमकिन है कि 200 सैनिक जो ट्रेनिंग लेकर गए हैं चाइना से, इनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ रशिया कर सकता है। तो मेरा सवाल ये था सर, क्या सिर्फ चाइना के लिए, रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि चाइना इस तरह की चीज़ों में अब मुफ्तला होने जा रहा है, शामिल हो रहा है? सॉरी, आवाज आपकी फिर से कट गई थी, लेकिन जितना मैं सुन पाया मैं आपको ये बताता हूँ। आपको ये मान के चलना चाहिए कि चीन और रूस में एक अनलिमिटेड संधि है और उस संधि के अंदर सैनिक मामले भी उसमें इंक्लूडेड हैं, तो सैनिक सहयोग इंक्लूडेड है उसमें। और आज के दिन में रशिया जो है वो काफ़ी बैकफुट पे है बहुत सारे फ्रंट्स पे, खास करके डिफेंस में। तो ऐसे में अगर चीन रशिया के कुछ लोगों को अगर ट्रेनिंग देता है, इंडोक्ट्रिनेशन देता है, तो इसमें किसी तरह का सरप्राइज नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए, चीन और रूस दोनों के पास में परमाणु अस्त्र हैं। चीन में तो बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स हैं, ये हमें पता है। रशिया में भी कुछ हद तक ये वेपन्स हैं, ऐसा माना जाता है। राइट सर। तो अगर ये वेपन्स उनके पास में हैं और अगर इसकी उनको ट्रेनिंग या इंडोक्ट्रिनेशन या सेफ्टी के कुछ मामले हैं,
वो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, या जिन दशकों के ये विपन हैं रशिया के पास में या चाइना के पास में, उन दिनों से आज के दिन में कितनी प्रगति हुई है उन दिशाओं में, खास करके वेपनाइजेशन और उसके ट्रीटमेंट को लेकर। तो इसका भी अगर एक उनको एक जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन, इंडोक्ट्रिनेशन या ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जिसने अपने पास में परमाणु या केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन बना रखे हैं, वो ऐसे दिखावट के लिए बना नहीं रखे हैं। उनका वो यूज़ जब भी मौका आएगा तो वो करेंगे। तो ऐसे मौक़ों के लिए अगर जो जो सैनिक हैं, अगर उनको ट्रेन की जाती है, अगर इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, इसमें सरप्राइज की कोई बात नहीं है। भारत के पास में भी जो वेपन है, इसके लिए रेगुलर उनकी जो ट्रेनिंग होती है, इंडोक्ट्रिनेशन होती है, वो चलती रहती है। ऑलराइट सर, कैप्टन यूके देवनाथ हैं, उनके पास मैं जा रहा हूं। सर, ये बात हम हमेशा से जानते थे कि जितने भी केमिकल वेपन्स दुनिया में बने, सबसे घातक मिडिल ईस्ट के बाद अगर किसी के पास था तो वो चाइना के पास थे। चाहे कोविड के वेरिएंट्स रहे हों, क्योंकि ये खुलासा हुआ, अमेरिका की जो तुलसी गबार्ड थी, उन्होंने ये खुलासा किया अपनी एक रिपोर्ट में कि अमेरिकन साइंटिस्ट मिला हुआ था जो कोविड पे रिसर्च करवा रहा था चाइना में, वहाँ से वो वायरस लीक हुआ और पूरी दुनिया इसकी जद में आई। अभी भी चाइना इतने खतरनाक प्रयोग कर रहा है। आने वाले टाइम में मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, ये कितना खतरनाक है, क्योंकि अगर केमिकल वेपन बनता है तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल ज़रूर होता है, और जब इस्तेमाल होता है तो उसके आफ्टरमाथ, उसके इफेक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। हाँ अमित, बीच बीच में ऐसी रिपोर्ट आती रहती हैं कि चीन जो है न्यूक्लियर वेपन्स तो डेवलप कर रहा है, साथ साथ में शायद केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी डेवलप कर रहा है। क्या वह वाकई केमिकल वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है? डिप्लॉयमेंट की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उस तरह की रिसर्च चीन में चलती रहती है जिसमें वॉरहेड को कैसे बनाना है, जो अंदर जो पॉइजनस केमिकल है उसको हवा में, पानी में या जमीन में किस तरह से फैलाना है, इसके बारे में रिसर्च अक्सर चलती रहती है। अभी जो रशियन सोल्जर्स आए हैं चीन में ट्रेनिंग के लिए, क्या ये वाकई केमिकल वेपन्स के डेप्लॉयमेंट और उसके इस्तेमाल को सीखने के लिए चीन में आए हैं, इसकी पुष्टि होनी बाकी है। वैसे अमित, मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के जितने देश हैं वो आपस में इस तरह का सहयोग करते रहते हैं न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल वॉर से बचने के लिए। चीन इस तरह की ट्रेनिंग पहले भी दे चुका है, ना सिर्फ रूस के सोल्जर्स को, वरन जो उसके सहयोगी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन सब देशों से इनके आर्मी के स्पेशलिस्ट चीन जाकर एनबीसी यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर के बारे में सीखते रहे हैं। लेकिन जैसे इनका जो पाकिस्तान का जो कंटिजेंट गया था, मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का जो कंटिजेंट गया था चीन में ट्रेनिंग लेकर वापस आया, वो उनकी ट्रेनिंग भी ऐसे 1 महीने की थी। तो जब हमारे लोगों ने छानबीन की तो पता लगा कि चीन में उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी पाकिस्तान के सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स की, वो ज्यादातर रक्षात्मक दृष्टि से हुई थी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई केमिकल हमला हो जाता है या पाकिस्तान के ऊपर कोई बायोलॉजिकल हमला हो जाता है तो उससे किस तरह से बचना है, उसको किस तरह से कंटेन करना है, यानी सीमित रखना है कि वो हवा में, जल में या जमीन पर ना फैले। सबसे बड़ी बात है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या रशियन सोल्जर्स को आक्रामक तरीके सिखाए जा रहे थे या महज रक्षात्मक तरीके सिखाए जा रहे थे। वैसे एक सेंटेंस में बता दूं कि इंडिया में भी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम भी हमारे सोल्जर्स को और ऑफिसर्स को, एयरमैन को ट्रेन करते हैं एनबीसी वॉरफेयर के लिए, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर के लिए। एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेंटर्स 2 जगह पे हैं और आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर 1 जगह पर है। नेवी जो है वो अपने सेलर्स को ट्रेनिंग के लिए ज्यादातर एयरफोर्स के पास ही भेजती है। नेवी ने एनबीसी के लिए अभी तक अपना अलग से कोई सेंटर खोला नहीं है। लेकिन देखो, इन सब जगह पर हम रक्षात्मक, यानी दुश्मन ने अगर भारत पर या भारत के किसी हिस्से में केमिकल अटैक हो गया, जो कि या तो दुश्मन की कार्रवाई से भी हो सकता है या हो सकता है कि आंतरिक गड़बड़ियों से, आंतरिक जो हमारे देश के अंदर
आतंक मचाने वाले पार्टीज हैं उन्होंने कर दिया, तो उससे कैसे बचा जाए। और ना सिर्फ हम यहाँ भारत के हमारे एयरमैन सेलर्स और आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देते हैं, वरन हमारे जो मित्र देश हैं, जैसे हमने इन एनबीसी स्कूल में, मेरे समय की बात कर रहा हूँ, आज से 15 साल पहले बांग्लादेश से ऑफिसर्स आए थे, नेपाल से ऑफिसर्स आए थे, अफ्रीका के देशों से ऑफिसर्स आए थे, सिंगापुर और मलेशिया से ऑफिसर्स आए थे। हमने उनको भी ट्रेन किया, लेकिन ट्रेनिंग जो थी वो रक्षात्मक एंगल से थी, ना कि ऑफेंसिव पर्पस से। जी ऑलराइट। सुमित, कैप्टन वीएन झा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कुछ कह रहे थे सर, झा साहब? वीएन झा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। वीएन झा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुमित, आपकी आवाज आ रही है आपको? आवाज से कट जाती है। अभी जो गुरप्रीत देवनाथ ने कहा था, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। प्लीज सर। देखिए, मैंने भी साल 2003 2004 में एनबीसी की ट्रेनिंग की है। हमारी जो एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे मैंने की है। और हमारे साथ में कुछ जो जो मित्र देश हैं, उसके भी ऑफिसर्स वहाँ पे आए थे। तो ये चीजें चलती रहती है। जैसे गुरप्रीत देवनाथ ने कहा था, ये आम चीजें हैं जो रक्षात्मक प्रणाली, जो है रक्षात्मक सिस्टम, उससे प्रिवेंशन कैसे किया जाए, उससे उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए अगर ये हमले हुए तो। और यहीं पे जो जो गारमेंट्स होते हैं, एनबीसी के गारमेंट्स, वो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, तो आप ये जान लीजिए कि जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी प्रतिष्ठान एनबीसी वॉर हेड बनाती है, उसका परीक्षण करती है, टेस्टिंग करती है, तो उससे सबसे बड़ा घातक यूज उसको कैसे किया जाए, ये भी वही देती है। और इसको सबों को ये चीजें नहीं दी जाती, ये कॉन्फिडेंशियल है। दूसरी चीज, केमिकल वेपन जो है आज के दिन में बैंड है यूएन द्वारा। तो खुले रूप से किसी भी इंस्टीट्यूट में इसका जो 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 ट्रेनिंग है वो नहीं मिलता है। बायोलॉजिकल के लिए मैं आपको ये भी आपको बता दूं कि चीन जो है, उसने पाकिस्तान को अपना एक गेटवे बना रखा है। 2018 में और 2019 में पाकिस्तान में 2 लैब ऐसे सेटअप हुए हैं जहां पे चीन ने अपने बायोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं, जो 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 संक्रमण हैं, उसका वहाँ पे लैब बना रखा है। और इसलिए ये भी अंदेशा हो रहा था कि जब 2020 में ये कोरोना का चीज़ें हुई थी, तो ये कहाँ से लीक हुआ था। वैसे ये लीक हुआ था तो चाइना के सरजमीन से ही, लेकिन कहाँ कहाँ से लीक हो सकता है, ये आपको अंदाज़ा रखना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में 2 लैब चीन ने बनाए हुए हैं, जहाँ के चाइना के ही एजेंट संक्रमण जो हैं वो वहाँ पे रखे गए हैं, और उसका वहाँ पे कल्चर और वहाँ पे टेस्टिंग होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये अक्सर पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं। क्योंकि मैं रक्षा में रह चुका हूँ और मैं एनबीसी को फॉलो करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका पता है। तो देखिए, अभी कोई ज़्यादा अलार्म होने की कोई ज़रूरत नहीं है भारत को या किसी भी देश को। और जैसा गुरप्रीत देवनाथ कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर रूस से कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, तो यही प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, ये जो 2 चीज़ें हैं, इसकी यूजली ट्रेनिंग मिलती है, जो हमारे यहाँ भी बाकी जो मित्र देश हैं उसके आर्म फोर्सेस को, चाहे वो ऑफिसर्स कैडर के हो या नॉन ऑफिसर्स कैडर के हो, उनको ये मिलती रहती है। सुमित सर, डीआरडीओ बहुत सारे रिसर्च कर रहा है वेपन डेवलपमेंट के लिए। क्या अभी जिस तरह के सिचुएशन है पूरी दुनिया में ड्रोन से, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि ड्रोन के जरिए भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल बहुत सारे देश उसको प्लान कर रहे हैं, तो डीआरडीओ क्या इस तरह से केमिकल वेपन, क्या हम खुद का अपना कुछ बना रहे हैं, कोई बायोलॉजिकल वेपन रिसर्च हम कर रहे हैं बड़ी आने वाले दिनों में चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से लड़ाई के लिए? वेंझा सर, मेरा सवाल आपसे था। सॉरी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक है, मैं समझ नहीं पाया, फिर से मैं कह रहा हूं सर, क्या डीआरडीओ भी इस तरह के वेपन्स के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है सर, डीआरडीओ, ताकि हम चाइना पाकिस्तान की से मुकम्मल लड़ाई कर पाए अगर बायोलॉजिकल वेपन का वॉरफेयर शुरू होता है? आवाज नहीं आ रही है।
अच्छा ठीक है देवनाथ सर, मैं आपके पास जा रहा हूँ, सेम सवाल आपके पास आ रहा हूँ लेकर। क्या डीआरडीओ और हम इस तरह के वेपन डेवलपमेंट में हैं सर कि आने वाले वक्त में हम चाइना और पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है सर, पाकिस्तान का वो क्या करे कैसे करे आने वाले सालों में, तो आर वी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर द बायोलॉजिकल वॉरफेयर सर? हाँ अमित, देखो, जहां तक भारत की बात है, भारत सरकार ने बहुत क्लियर निर्देश दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, डीआरडीओ हैं, साथ में जो दूसरे लेबोरेटरीज हैं जैसे एनसीएल दिल्ली में ही है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, बहुत क्लियर आदेश हैं कि किसी भी तरह का रिसर्च केमिकल वॉरफेयर के लिए या बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए नहीं करना है। लेकिन जैसे मैं 3.5 साल डीआरडीओ में भी रह चुका हूँ। वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स साइड में था, तो डीआरडीओ में जो रिसर्च हो रही है केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, वो बचाव के पक्ष में हो रही है कि हाँ अमित। जी मैं हेलो। सुन पा रहा हूँ सर, आप बताएं, सुन पा रहा हूँ हाँ सर। अमित, डीआरडीओ में जो रिसर्च हो रही है जो कि भारत सरकार की अनुमति से हो रही है, वो हो रही है कि दुश्मन ने अगर हमारे ऊपर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया तो हम किस केमिकल के द्वारा या किस पद्धति के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। इसी तरह से दुश्मन ने अगर हमारे ऊपर बायोलॉजिकल हमला किया तो हम किस प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इक्विपमेंट जैसे प्रोटेक्शन गियर है का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के बायोलॉजिकल अटैक से अपने को बचाएंगे। और इस तरह की जो रिसर्च होती है, इसमें यूनाइटेड नेशन के प्रावधान के तहत सब देशों में एक इंटर सुपरवाइजरी नियम है। जब भी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेश के बाद जब हम इस तरह का डिफेंसिव यानी अपने को बचाने वाली रिसर्च करते हैं, तो उसकी जो जानकारी है वो हम दुनिया के जितने देश हैं उनके साथ शेयर करते हैं कि भारत इस तरह का रिसर्च कर रहा है। और कई बार फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इन देशों के साइंटिस्ट भी हमारे केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर सेंटर्स में आते हैं, गेस्ट होते हैं, लेक्चर्स देते हैं, हमारी लेबोरेटरीज में देखते हैं क्या काम हो रहा है, और देखते हैं कि लेकिन बहुत क्लियर है कि हम कोई आक्रामक सिस्टम नहीं बना रहे, ऑफेंसिव पर्पस से कोई भी वेपन सिस्टम नहीं बना रहे हैं। भारत सरकार का बहुत क्लियर निर्देश है। जी अमित। ऑल राइट, वेन झा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? एम आई ऑडिबल जी सर नाउ? जी वेन जी झा हाँ, सर, आप आपकी मुझे आवाज। राइट सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू, आप माफी चाहता हूं सर कि आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। अभी जैसा कि देवनाथ सर ने कहा कि हमें ये नहीं कहा गया कि हम किसी तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन को डेवलप करेंगे। हाँ, उनसे मुकाबला करने के लिए, उनसे अपने आप को सुरक्षा देने के लिए हमें ट्रेनिंग ज़रूर मिल रही है। आने वाले वक्त में सर हम सब जान रहे हैं कि अब ज़मीनी और हवाई लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बहुत सारा अब साइबर जो वॉरफेयर शुरू होने वाला है, ड्रोन के ज़रिए दुनिया अब जंग लड़ने जा रही है, महंगे वेपन्स का इस्तेमाल अब नहीं के बराबर होगा। अमेरिका, ईरान, इसराइल की जंग में हमने एग्जाम्पल्स देखे कि $1 बिलियन की रॉकेट और मिसाइल को कैसे कुछ हज़ार, कुछ लाख रुपए के ड्रोन ने मार गिराया है, उसका नुकसान किया। भारत की डिफेंस जो नीति हमारी है, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट 3 फ्रंट वॉर में हैं सर, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अब तैयार हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना उसे मिलकर तैयार कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में डीआरडीओ की भूमिका कितनी अहम है सर, और क्या हम बाकी दुनिया के जो देश है जिनका डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनसे अभी हम थोड़े पीछे हैं क्या? पीछे तो नहीं है सुमित। इसमें ऐसा है कि डीआरडीओ में कुछ लैब्स हैं जहाँ पे कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, हाँ, उस जो भी ऑर्गेनिज्म यूज होंगे उसको परमिशन मिली हुई है। आपको पता होगा कि पूना में जैसे हमारा वायरस का लैब है, उस वायरस लैब में, और वो यूएन के द्वारा संरक्षित है। और तो इसी तरह के कुछ लैब्स डीआरडीओ में भी हैं। जैसे देखिए, जो भी प्रोटेक्शन गियर हम बनाते हैं डीआरडीओ में, उसको टेस्ट करने के लिए हमें वो एजेंट चाहिए होता है। जैसे ब्रीदिंग सिस्टम में जैसे मास्क है, कैनिस्टर है, अब उसका एफिकेसी कितना है वो हमें रियल इन्वायरमेंट में जांचना पड़ता है, तभी हम उसको अपने सैनिकों को देंगे कि जिसके ऊपर कि आपको भरोसा हो कि हाँ, इसको जिस तरह से संक्रमण को, इन्फेक्शन को या कंटामिनेशन को रोकना चाहिए, ये वो रोक रहा है। जब वो एजेंट आपके पास में होंगे तभी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यूएन ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि कोई इसको यूज नहीं करेगा, लेकिन यूज तो लोग कर रहे हैं, चाहे वो जो भी देश हो।
वो चाहे लिमिटेड क्वांटिटी में ही सही, हमने देखा है सीरिया में किस तरह से केमिकल वेपन यूज हुआ था। बायोलॉजिकल वेपन की आज के दिन में एफिकेसी जो है वो थोड़ी कम है, क्योंकि एंटी बायोलॉजिकल जो मेजर्स हैं, चाहे वो गारमेंट में हो, प्रोटेक्टिव गारमेंट में, या उसके ट्रीटमेंट के लिए हो, Right, इतनी अधिक हो गई है कि उसकी जो मारक क्षमता है बायोलॉजिकल वेपन की वो काफी लिमिटेड है। लेकिन केमिकल वेपन की अभी भी जो जो चोरी पे जो आप कोई भी यूज कर लिए इसको, जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक अगर कहीं पे पानी के सोर्स में मिला दिया जाए तो वो बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा, सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए नहीं, पूरे की पूरी मानवता के लिए, तो सिविलियन सोसाइटी के लिए भी। तो ये सब चीजें आप मान के चलिए, जितने भी देश में केमिकल वेपन Alright, sir. केमिकल्स हैं, ये उसको सिर्फ दिखाने के लिए या लोगों को समाचार देने के लिए नहीं रखे हैं। जब जरूरी पड़ेगी तो शायद वही देश उसको यूज करेंगे, अगर कभी इसकी जरूरत पड़ी तो। लेकिन इसकी जो एफिकेसी है, मारक क्षमता है, काफी लिमिटेड है आज के दिन में, जबकि आपके पास में और बहुत सारे साधन हैं, ऐसे ऐसे साधन हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं आपके पास में। ऑलराइट सर, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वीएन झा सर आपका इतने सारे इंसाइट के लिए।